तो देखो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो जब वोल्टेज और करंट के बारे में है ना हमें ज़्यादा समझ में आने लगा, तो ना इनके बीच में जो साइंटिस्ट थे या जो फिजिसिस्ट थे वो रिलेशन ढूंढने लगे कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना जो कि एक कंडक्टर के अक्रॉस होता है, मतलब एंड्स पे होता है, और उसके बीच में जो करंट पास हो रहा होता है, क्या उनके बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं है। तो इसी चीज़ को जो जर्मन फिजिसिस्ट थे ग्योर्ग साइमन ओम, उन्होंने एक एक्टिविटी से परफॉर्म किया था। ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट अभी समझाता हूँ आपको। उन्होंने क्या किया था, एक वायर ली, ठीक है, और वायर में उस वायर को उन्होंने जोड़ दिया एक एमीटर के साथ, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी के साथ। ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या देखा कि पहले उन्होंने मान लो 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ की। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी जैसे ही यूज़ की तो उन्होंने करंट की वैल्यू को नोट किया। ठीक है, फिर उन्होंने 6 की जगह पे 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की, है ना। तब उन्होंने फिर से क्या किया कि इसके अंदर एमीटर के अंदर की जो रीडिंग है उसको नोट किया। तो उन्होंने ऐसे करते करते वोल्टेज चेंज की और उन्होंने करंट की वैल्यू को नोट किया, है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब उन्होंने एक वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ सेट किया। तो कौन थे, जर्मन फिजिसिस्ट ग्योर्ग साइमन ओम, है ना। उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को ढूंढा कि एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो उन्होंने जैसे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसमें उन्होंने देखा वोल्टेज को उन्होंने ऐसे 0.44 करके बढ़ाया, है ना। तो उन्होंने देखा पॉइंट जैसे 0.4, 0.8, फिर 1.2 ऐसे करके। अब जैसे उन्होंने देखा कि जब वोल्टेज 0.4 थी तो करंट की वैल्यू कितनी हुई, 0.1। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू उन्होंने 0.4 से 0.8 कर दी तो करंट की वैल्यू भी कितनी होगी, 0.2। जैसे उन्होंने 1.2 वोल्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो करंट की वैल्यू थी वो कितनी होगी, 0.3 हो गई। अब उन्होंने जब इस ग्राफ को बनाया तो उन्होंने देखा कि जो ग्राफ था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था। अब जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है तो इसका मतलब जो एंटिटीज़ है वो एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में आती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर आप इधर ध्यान से देखोगे ना, तो जब भी करंट वोल्टेज को सेम अमाउंट से बढ़ाया, जैसे हमने 0.4 यहाँ पे बढ़ाया, यहाँ पे भी 0.4 बढ़ाया, तो नोटिस करो कि जो करंट है उसकी वैल्यू भी पहले 0.1 थी, इधर भी 0.1 और इधर भी 0.1। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप वोल्टेज को एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ बढ़ाओगे, है ना, तो करंट भी फिक्स्ड वैल्यू के साथ ही बढ़ेगा। तब जाके जो ओम साइंटिस्ट थे उनको ये समझ में आया कि अगर हम क्या करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, है ना, या किसी कंडक्टर के एंड पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस कंडक्टर का वो मतलब सेम रहना चाहिए। एक्सटर्नल टेम्परेचर का मतलब कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ, देखो, और यही ओम्स लॉ भी है। ठीक है, यही ओम्स लॉ भी है। अब डेफिनेशन कैसे याद रखोगे आप? सबसे पहले आपने इमेजिन करना कोई वायर, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होता है, कंडक्टर के एंड पे ही होगा, जो मैंने कल वीडियो में बताया था, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन द सेम। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो जो कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इस कंडक्टर के अंदर से गुजरेगा, है ना। तो यही ओम्स लॉ बताता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बताया, देखो, ठीक है, कि
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain the same. This is called Ohm's law और इसी को Ohm's law बोला जाता है. जब भी Ohm's law हम देखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम इसको बराबर कैसे करेंगे. V I के बराबर कब होगा, जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड होगा, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे R, ठीक है, जहाँ पे R क्या है रेजिस्टेंस. बोलने का मतलब क्या है कि इसके एंड पे जो वोल्टेज है और इसके अंदर से जो करंट है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वोल्टेज और करंट को बराबर होने से रोकती है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है, देखो जितनी फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ लगेगी जाने के लिए, उसी फोर्स के साथ वो यहाँ नहीं पहुँचेगा. क्यों, क्योंकि बीच में मेटल की कुछ रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकेंगे, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, है ना. तो इलेक्ट्रॉन और उसके रास्ते में रुकावट, वही किसके बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर, है ना. इलेक्ट्रॉन मतलब करंट और उसको लगने वाली रुकावट, इन दोनों, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, वोल्टेज के. समझ में आया. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, जैसा अभी आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब रेजिस्टेंस क्या है, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी मेटेलिक वायर की, जो कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऑपोजिशन ऑफर्ड करती है. अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है. अब जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट क्या होंगे, देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो वो V के क्या होते हैं, वोल्ट, करंट के क्या होते हैं, एम्पियर. तो वोल्ट अपॉन एम्पियर किसके यूनिट होंगे, रेजिस्टेंस के, लेकिन 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, इसको बराबर माना गया 1 ओम के, और ये इसका सिंबल है, ठीक है, ओम का. ये जो साइंटिस्ट था जॉर्ग साइमन ओम, इसी के नाम पे इसके यूनिट को दे दिया गया, ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 ओम की रेजिस्टेंस कब होगी, 1 ओम की रेजिस्टेंस कब होगी किसी कंडक्टर के अंदर. तो इसको समझने का तरीका क्या है, देखो अगर ये जो हमारे पास वायर है, इसके एंड पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वायर में कितनी रेजिस्टेंस होगी, 1 ओम की रेजिस्टेंस. मतलब 1 ओम की रेजिस्टेंस कब होगी, जब 1 वोल्ट किसी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा, और उसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का, तब उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओम की होगी. बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन, ठीक है. तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल जाती है ना, कि जैसे अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस होता है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, करंट होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर हम करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहीं पे आता है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर दिया जाए तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू हाफ हो जाती है. इसकी वैल्यू 1 बढ़ाई तो इसकी वैल्यू कम हो गई, आधी, ठीक है. ये चीज़, ठीक है, आपको याद रखनी पड़ेगी. फिर नेक्स्ट आता है कि अब हमें पता है कि प्रैक्टिकल केसेस में बहुत अलग अलग जगह पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक करंट की अलग अलग डिमांड होती है. तो इलेक्ट्रिक करंट को कम ज़्यादा करना मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना, तो करंट कम हो जाएगा. अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा. तो एक कंपोनेंट होता है जो करंट की वैल्यू को रेगुलेट करता है बिना वोल्टेज में कुछ फ़र्क पड़े. बोलने का मतलब क्या है, बिना बैटरी को चेंज किए हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. कैसे, उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करके. अब एक डिवाइस होता है जो कि
रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है जी। रियोस्टेट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है।